कल तक हम लोगों ने पढ़ा था निपात एका जनांग। उसके बाद आज हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो सूत्र है वह है ओत। ओत सूत्र है। ये क्या कहता है कि ओदंत जो निपात उनकी प्रगृह संज्ञा हो, क्योंकि लगातार ही पढ़ा गया है। निपात एका जनांग है, ठीक है। प्रगृह संज्ञक जो सूत्र हैं लगातार पढ़े गए, जैसे ईदु दे द्विवचन प्रगृह्यम 1-11, अधसोमात 1-12, फिर निपात एका जनांग 1-14, ठीक है। उसके बाद फिर ओत, ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्। तो ओदंत निपात हैं, उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। ओदंत जो निपात निपात की प्रगृह संज्ञा हो रही है लगातार निपात एका जनांग से, तो निपात की अनुवृत्ति वहां से आ रही है और प्रगृह की अनुवृत्ति इदु द्विवचन प्रगृह्यम से प्रगृह की अनुवृत्ति आ रही है। तो ओदंतो निपात प्रगृह्य स्यात्, ओदंत जो निपात उनकी प्रगृह संज्ञा होगी। ओकार है अंत में जिसके, ऐसा जो निपात उस निपात की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं अहो ईशाह, अहो ईशा। अब यहाँ पर अहो क्या है, ये ओदंत निपात है। ओकार है अंत में इसके, इसलिए क्या होगा, ओदंत निपात। अब यहाँ पर ओदंत निपात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एचो यवा यावह से अब आदेश की प्राप्ति हो रही थी। उस अब आदेश को बाध करके यहाँ पर क्या हुआ, प्रकृति भाव हो जाएगा, क्योंकि अहो की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से, ओत सूत्र से, और फिर प्रकृति भाव हो जाएगा पृथक प्रगृह्या अच नित्यम। प्रगृह संज्ञक अहो के परे अच है ईशाह का ई, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव हो गया, केवल अहो ईशाह यही बना रह गया। तो प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है ओत, और यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ है पृथक प्रगृह्या अच नित्यम से। अगला सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे। इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे। तो संबुद्धो अर्थात संबुद्धि विषय को हो। संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है, संबोधन एक वचन में जो पद होता है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। होते हैं, संबुद्धि संज्ञक होता है संबोधन का एक वचन, उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो संबुद्धि में रहने वाला जो ओकार है, ओत से ओकार की अनुवृत्ति आ रही है, ओत की संबुद्धि में ओदंत पद हो, और यह कहाँ हो, यह इति के पर में हो, अर्थात ऐसा कोई पद हो, जैसे हम उदाहरण लेते हैं विष्णु। विष्णु क्या है, संबोधन एक वचन का रूप है, और ये ओदंत है। विष्णु की संबुद्धि संज्ञा है, संबुद्धि संज्ञक है। संबुद्धि निमित्तक ओकार, संबुद्धि में निमित्त है ओकार,
इससे परे है इति, विष्णु इति। इति क्या है? इति परे है। और यह इति कैसे परे हो? अवैदिक, मतलब कि वेद में नहीं, अनार्षय है ना, यहाँ पर अनार्षय है, मतलब कि वैदिक। अनार्ष मतलब अवैदिक, अर्थात लौकिक इति पर हो, तो अनार्षे इतौ, अनार्षय अर्थात अवैदिक जो इति है उसके परे होने पर, साकल्य अर्थात साकल्य ऋषि के मत में क्या हो जाता है? प्रकृति संज्ञा हो जाती है। किसकी? जो विष्णु है इसकी, ओकार जो संबुद्धि निमित्त चार विष्णु में जो ओ है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा। प्रकृति संज्ञा का फल क्या होगा? यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा। अच्छा, यदि प्रकृति भाव नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप लोग बताएं। अयादि हो जाएगी। अयादि हो जाएगी, एचो याभ से अयादि हो जाएगी। और अयादि होगी ही, क्योंकि यह जो विष्णु की प्रकृति संज्ञा करता है, तो प्रकृति संज्ञा क्या है? विकल्प से है। एक पक्ष में जब प्रकृति संज्ञा होगी तो यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा, यह एक रूप सिद्ध हुआ। और जिस पक्ष में प्रकृति संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में क्या होगा? विष्णु इति यहाँ पर एचो यवा याव से अब आदेश हो जाएगा। तो क्या हो गया? विष्णव अब यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है एक सूत्र, लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य में क्या होना चाहिए? उसका सूत्रार्थ क्या है? उसका जो हमने सूत्र बताया था कि पूर्व में ये हो, पर में ये हो, मध्य में ये हो, तो ये हो जाता है। लोपः शाकल्यस्य क्या कहता है? अवर्ण पूर्व में हो और पदांत यकार और वकार हो, उसके बाद से अश प्रत्याहार का वर्ण हो पर में, तो जो यकार और वकार होता है वो उसका विकल्प से लोप होता है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर विष्णु यह किए पद है और विष्णु ओ को अब हुआ है तो पद ही रहेगा। विष्णु क्या है? पद है। विष्णु पद है और इसके अंत में है वकार, तो पद के अंत का वकार हुआ। अब व के पहले अ है, ड़ में जो अ लगा है तो व के पहले अ है और व के बाद में क्या है? अस प्रत्याहार का वर्ण है ई, तो वकार का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो यहां पर हो गया विष्णु इति, यह दूसरा रूप हो गया। अब जब हम वकार का लोप नहीं करेंगे, क्योंकि लोपः शाकल्य से भी वैकल्पिक सूत्र है, विकल्प से करता है, तो यहाँ पर जब हम उसका लोप नहीं करेंगे तो उसको क्या करेंगे? वहीं पर वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो विष्णुविति, यह तीन रूप बने। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि विष्णु इति इस संधि विच्छेद अवस्था को की संधि क्या होगी, तो तीनों ऑप्शन वहां पर रहेंगे, विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णुविति, उपर्युक्त सभी। तो आपको क्या लगाना है? उपर्युक्त सभी। ठीक। तो हमें लगाना है उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी होंगे वहां पर। विष्णु इति, यह हमें कैसे हुआ? यह प्रकृति संज्ञा करके, प्रकृति संज्ञा विष्णु इति में यहाँ पर प्रकृति संज्ञा किस सूत्र से होगी? संबुद्धो शाकल्य अवनाश। ठीक, बहुत अच्छा। संबुद्धो साकल्यस्येतावनाशे, इस सूत्र से यहाँ पर ओकार की प्रकृति संज्ञा हो गई, उसका फल हुआ प्रकृति भाव। प्रकृति भाव किस सूत्र से होगा? प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। ठीक, बहुत अच्छा। इसके बाद
ये एक पक्ष हुआ, विकल्प से प्रकृति संज्ञा हुई। फिर उसके बाद जब हमने प्रकृति संज्ञा नहीं की तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर हो गया एचो व याव से अवादेश विष्णव इति, यहाँ पर बका लोपा शाकल्य से विष्ण इति बना। जब हम लोपा शाकल्य से को नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर विष्णव इति वर्ण सम्मेलन करके तो 3 रूप बनेंगे, विष्णु इति, विष्ण इति, विष्णविति। ठीक है। अब विष्णु इति है, इसमें दूसरा उदाहरण भी हम बना सकते हैं। अगर विष्णु इति ऐसा उदाहरण न दे करके वहां पर दे दिया कि भानो इति, भानो इति, अथवा गुरु इति, तो यहां पर भी 3 रूप बनेंगे ना कि नहीं होंगे? होंगे। हो जाएंगे, बिल्कुल सही। तो भानो यह संबोधन है, गुरु यह संबोधन है, और इति परे है। तो यहाँ पर भानो इति गुरु इति ऐसा भी अगर उदाहरण दे देता है तो वहां पर भी 3 रूप बन जाएंगे। तो भानो इति एक रूप ये बनेगा, भान इति ये दूसरा बनेगा, और तीसरा भानविति। ठीक है, ये बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे मय उयो वो वा, मय उयो वो वा। तो देखिए मय उयो वो वा। अब यहाँ पर देखिए मय में विसर्ग होना चाहिए, लेकिन विसर्ग नहीं है क्योंकि भो भुगो घोपुरुष योशी लोपशा कल्य से लग गया यहाँ पर। ये बार बार हम सूत्र पढ़ रहे हैं, आगे विसर्ग संधि में ये सूत्र आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो मयः परस्य उयो वो वा अचि, मय प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में हो और उई यह अव्यय पर में हो, और उई अव्यय से परे क्या हो, अच हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उई का जो उ है उसको वकार आदेश हो जाएगा विकल्प से। ठीक है, जैसे उदाहरण हम लेते हैं, किम उ उक्तम, किम उ उक्तम, किम उ उक्तम। अब यहां पर सबसे पहले प्राप्त हो रहा है कि वर्ण सम्मेलन कर दे, किम किम उक्तम हो गया, लेकिन यहां पर कौन संधि ओ और ओ को मान करके कोई संधि प्राप्त हो रही है क्या? उ और उक्तम को प्राप्त करके, बहुत सही। अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ किम उक्तम हो जाता, लेकिन यहाँ पर उ की निपात संज्ञा हो जाएगी, चादियों सत्यों से उ की निपात संज्ञा हो जाएगी, और उ की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी निपात एका जनांग, क्योंकि उ क्या है, उ एक अच का निपात है, इसलिए इसकी निपात एका जनांग से कौन संज्ञा हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा। और प्रगृह संज्ञा का फल क्या होगा, प्रकृति भाव, पृथक प्रगृहिया अच नित्यम। ठीक है, ऐसा प्रकृति भाव हो जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले सूत्र आएगा मैं उयो वो वा, वैकल्पिक सूत्र तो पहले लग जाएगा। तो किम जो उ है, उई का उ है, ये
उ जो है उई का उ है, तो उ के स्थान पर क्या आदेश हो गया, वह आदेश हो गया विकल्प से। तो देखिए यहाँ पर किम व उक्तम, किम व उक्तम, यहाँ पर इको यणच की भी प्राप्ति हो रही थी ना, किम उ उक्तम में। उ को वह आदेश हो जाना चाहिए था इको यणच से, लेकिन इको यणच को अकस्वर्ण दीर्घ बांध लेता है। जहां जहां अकस्वर्ण दीर्घ प्राप्ति है वहां वहां इको यणच की प्राप्ति होती है, इसलिए अकस्वर्ण दीर्घ उसको बांध लेता है। तो उ को व करने के लिए फिर सूत्र लाना पड़ा, मई उयुम वो वा। तो उ को वा आदेश हो गया, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, किम बुक्तम। यह एक बना। अब जब हम प्रकृति भाव कर देंगे उ की निपात संज्ञा और निपात एका जनांक से उसकी प्रकृति संज्ञा करने पर सूत्र लगेगा लुत प्रगृहिया अच नित्यम। इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो ये जो उ है किम के मकार में मिल जाएगा, तो हो जाएगा किमु उक्तम। ये दूसरा बन गया। ठीक है, तो ये पहला बना किम उक्तम, दूसरा किमु उक्तम। ये स्पष्ट है ना, कोई शंका इसमें? चलिए, अब अगला सूत्र है इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। इकः असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। ये क्या कहता है कि पदांताः इकः ह्रस्वाः वा स्युः। पदांत जो इक है उसको विकल्प से ह्रस्व हो जाए जब असवर्णी अच पद में हो। तो देखिए स्क्रीन सबको दिख रही है? जी। ठीक है, नहीं दिखती है स्क्रीन। हाँ, अभी दिखाई दे। अच्छा ठीक, कुछ नेटवर्क समस्या हो सकती है। तो अगला सूत्र देखते हैं हम, इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। आज स्वर संधि आपकी पूरी हो जाएगी। तो ह्रस्व हो जाता है, कंडीशन देखा जाए। इकः असवर्णे, यह जो आप सूत्र याद करिए, मूल सूत्र याद करिए, हम विच्छेद करके लिख रहे हैं। इकः असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। ये सूत्र हो गया। इकः, इक क्या हो, पहले हो,
और असवर्णी अच पर में हो। देखिए, इक पूर्व में हो, पर में क्या हो, यह एक कैसा हो, यह एक पदांत हो। इसके बाद में अच हो, कैसा अच हो, असवर्णी। सवर्णी मतलब कि ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए, री के बाद री ना आए। अगर ये क्या होंगे तो सवर्णी होंगे। अगर सवर्णी दीर्घ असवर्णी अच पर में हो तो उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है विकल्प से। देखते हैं हम उदाहरण लेकर के। देखिए, उदाहरण है चक्री अत्र। चक्री अत्र, तो चक्री है, अत्र है। चक्री चक्रीणो चक्रीणा का रूप बनता है। तो चक्री अत्र आगच्छति, ऐसा कहते हैं। चक्री अत्र आगच्छतु, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चक्री अत्र। अब यहां पर कौन सी संधि प्राप्त हो रही है सबसे पहले, आप लोग बताएं। यड़ संधि। ई को यण से यण हो जाना चाहिए, ई को या हो जाना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि पदांत इक हो, चक्री पद है, और उस पद में, पद के अंत में है ई, और बाद में असवर्णी अच है अ। तो चक्री का जो ई है उसको क्या हो जाए, छोटी ई हो जाए, ह्रस्व हो जाए। तो हो गया आपका चक्री अत्र। चक्री अत्र हो गया। अब बताइए यहां पर इको यणच लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। इको ये यणच लग विकल्प जाएगा। नहीं, चक्री अत्र अभी भी तो इको यण सूत्र की प्राप्ति हो रही है। जी जी। छोटी हो चाहे बड़ी हो, इको यण से छोटी बड़ी से थोड़ी मतलब, कोई मतलब नहीं है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। जो चक्रियत्र है इसको जो है इको यणच करके चक्रियत्र कर दो, ऐसा कर दिया जाए। तो अब बताइए भैया कि जब आपको यही करना था तो ये छोटी ह्रस्व, छोटी ई ह्रस्व करने का क्या लाभ हुआ, कोई लाभ हो रहा है क्या? अब बताइए, जब हमें इको यणच ही करना था तो छोटी ई बड़ी में कोई फर्क पड़ा? जी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं फर्क पड़ा। चाहे दीर्घ ई रहती, दीर्घ ई से भी ई को यण से यह हो जाता, ह्रस्व ई से भी ई को यह ही होता, कोई अंतर नहीं होना था। तब तो यह सूत्र क्या हो गया, सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि चाहे छोटी रहेगी चाहे बड़ी रहेगी, इको यण से यण आदेश ही हो जाएगा। तो जब यह ही होना है तो छोटी करने का क्या लाभ हुआ? तो इसीलिए आगे कहते हैं कि ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वर संधि। अब यदि हमने छोटी ई कर दी है तो इसका मतलब यह है कि अब यहां पर कोई संधि नहीं होगी, स्वर संधि यहां पर होगी ही नहीं, यह इसका तात्पर्य हुआ। ठीक है, तो इस स्थान पर छोटी होने के बाद अब यहां पर चक्रेत्र ये नहीं होगा, यह आपका एक रूप सिद्ध हुआ। चक्री अत्र है, इको सवर्ण शाकल्य स्वच्छ सूत्र से चक्र के, चक्र का जो इकार है दीर्घ इकार है तो ह्रस्व आदेश हो गया। चक्र का जो दीर्घ इकार है उसको क्या आदेश हो गया, ह्रस्व आदेश हो गया। और ह्रस्व के विधि के सामर्थ्य से यहां पर अब स्वर संधि नहीं होगी। लेकिन जो इको सवर्ण शाकल्य से ह्रस्वश्च जो ह्रस्व कर रहा था वो कैसा सूत्र है, वैकल्पिक सूत्र है।
जब एक पक्ष में हम इसको ह्रस्व नहीं करेंगे तब क्या होगा, इसको इको यणच यहां पर लग जाएगा। इको इको यण से यहां पर हम क्या करेंगे, यण कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा चक्र्यत्र। ये हो गया। ये स्पष्ट है दोनों उदाहरण? जी सर। हाँ, जहां शंका होगी निसंकोच तुरंत पूछेगा आप। चलिए अब आगे आगे कहते हैं, अच्छा एक प्रत्युदाहरण दे रहे हैं गौर्यव। यहां पर पदांत शब्द क्यों रखा गया है कि पदांत इकार हो तब होगा, तो पदांत इकार हो तभी होगा, यह इसलिए कि एक उदाहरण देते हैं गौरी औ। गौरी औ, गौरी यह प्रातिपदिक है, इस प्रातिपदिक से अविभक्ति आई प्रथमा द्विवचन में। अब बताइए अविभक्ति अभी यहां पर आई है और गौरी है, तो गौरी यह पद है कि नहीं है? पद है। गौरी पद है। कैसे पद है गौरी? पद कब होता है? नहीं है पद। पद क्यों नहीं है? अब ये तिंग विभक्ति लग के पद बनेगा। तिंग या सुप? सुप लग सुबन। जी, तो जब तिगंत सुबंत होता है तब उसकी पद संज्ञा होती है। सुप तिगंतम पदम है ना, अंत शब्द उसमें लगा हुआ है। सुप अंत में है जिसके और तिंग अंत में है जिसके, ऐसे वर्ण समुदाय की पद संज्ञा होती। तो अभी अव इसमें जुड़ा नहीं है, तो गौरी प्रातिपदिक है, पद नहीं है। गौरी की पद संज्ञा नहीं होगी। तो जब गौरी की पद संज्ञा नहीं होगी तो जो बड़ी ई है उसको छोटी आदेश नहीं होगा, जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व आदेश नहीं होगा, नहीं तो यहां पर भी गौरी औ होने लगता। ठीक है, तो इसके कारण से यहां पर वह नहीं हुआ। यहां पर देखिए, यही में गौरियों में क्या करते हैं, अगला सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। इसको हम अगर विच्छेद कर दें, अचह रहाभ्याम द्वे, यह सूत्र है। देखिए इसका कंडीशन हम देखते हैं, इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन को हम समझते हैं। देखिए कंडीशन इसका ये है कि अच पूर्व में हो और उसके पश्चात रेफ हो अथवा अकार हो, र हो अथवा ह हो, और उसके बाद क्या हो, यर हो। ठीक है, पहले अच हो, फिर रेफ अथवा ह हो, अकार हो, अथवा उसके बाद फिर यर हो, तो यर को द्वित्व हो जाता है। ठीक, कैसे होता है उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए गौरियव है, गौरी औ, गौरी औ है। यहां पर ई को इको यण से यण आदेश हो गया, तो क्या हो गया, इसको हम कर ही लेते हैं, गौर, उसके बाद य
औ, ऐसा हो गया ना। जी अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम सम्मिलित करके लिखें तो होगा गौरियों, ऐसा होगा। जी अब यहाँ कंडीशन देखिए, गौ में औ है, अच है। गौ में औ क्या है, वह अच है। औ उसके बाद रेफ है। कंडीशन दिखेगा, ये जो कंडीशन हमने बताई है, ये कंडीशन अच्छे से देखिए। औ है, उसके बाद रेफ है, हकार होना, हकार हो अथवा रेफ हो। रेफ उसके बाद यर है, तो द्वित्व किसको होगा, यकार को द्वित्व हो जाएगा। तो हो गया गौ र य औ, ऐसा हो गया। अब इसको हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे, गौरियों, ये हो गया। ठीक है, गौरियों। अब हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यह विकल्प से हो रहा है। चोराभ्याम दे ये करता है कार्य। अचह पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम पर जो यर होगा उसको द्वित्व क्या होगा, विकल्प से होगा। तो जब हम द्वित्व नहीं करेंगे तो उस पक्ष में एक रूप होगा, के दो रूप बनेंगे, एक डबल यकार वाला, एक सिंगल यकार वाला। ठीक है, ये हो गया। एक अगला एक वार्तिक आ रहा है, न समासे। अब यह यहाँ पर थोड़ी शंका हमें हो जाती है। शंका क्या हो जाती है, ये जो वार्तिक पढ़ा गया है अचोरहाभ्याम द्वे में पढ़ा गया है, तो हम समझ लेते हैं कि यह जो समास में निषेध कर रहा है, यह यकार के यर के द्वित्व का निषेध कर रहा है। ऐसा नहीं है। यह जो न समासे पद आया वार्तिक आई है, यह वार्तिक इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वश्च इस सूत्र के लिए आया है, यह वार्तिक। ठीक है, कैसे, आगे देखते हैं हम। है वापी अश्वः, क्षम्यता, वापी अश्वः। वापी अश्व है, वापी क्या है, वापी पद है, पद के अंत में ई है, दीर्घ ई है, बाद में असवर्णी अच है अ। तो यहाँ पर वापी जो ई है उसको ह्रस्व आदेश हो जाना चाहिए, किससे, इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, इस सूत्र से। लेकिन यहाँ पर वापी अश्व क्या है, यह समासिक पद है। यहाँ पर समास विधान होने के बाद जैसे हमने क्या किया था, सुधी उपास्य, वापी अश्व को छोड़िए, सुधी उपास्य को ही लीजिए, सुधी उपास्य को ही ले लीजिए। सुधी क्या है, पद है कि नहीं, यहाँ पर सुधी पद है ना। सुधी यहाँ पर पद है कि नहीं है, चलिए देखते हैं ये सुधी उपास्य बना कैसे, इसको हम देख लेते हैं। समास में तो आप अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो होगा, पहले हम समास विग्रह करेंगे। सुधीभिः उपास्यः, सुधीभिः उपास्यः। अब यहाँ पर समास होगा, ठीक है। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा, सुधीभिः सुधी उपास्य। सुधीभिः
तो समास हो गया, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक का लुक हो गया सुपो धातु प्रातिपदिकों से। तो जो भीष है और सु है यह चला गया। उपास्य बना। अब बताइए ये सुधि उपास समास है ना? आप लोग बोलते रहिए। जी सर। समास होगा। अब सुधि यहाँ पर पद है कि नहीं है ये बताइए। पद है। पद है। लोप मतलब कि नष्ट हो जाना नहीं होता है, अदर्शन होना ही लोप होता है। तो भीष यहाँ पर भीष आकर के चला गया, सुधि पद बन गया है। सुधि क्या है? तो पद सुधि है। के पद पद के अंत में सुधि में धी में ई है, उसको एको असवर्णे अशाकल्य से ह्रस्वश्च, इससे ह्रस्व हो जाए। असवर्णी अच पर में है उ, पूर्व में है पदांत ई, इक है तो उसको क्या हो जाए? ई को ह्रस्व हो जाए। अगर ऐसा यहां पर लग जाता तो क्या दो रूप बनते। एक रूप बनता सुधि उपास्य और दूसरा रूप बनता शुद्ध्युपास्य। ऐसा तो नहीं होता है ना? सुधि उपास्य यह रूप आपको दिखता है क्या? सुधि सुधि उपास्य का संधि नहीं भाई। ऐसा कभी ऐसा आपने नहीं देखा है। अर्थात यहां पर निषेध लगता है। क्या निषेध लगता है? न समासे। यह वार्तिक है। इस वार्तिक से यदि समास में प्राप्त हो रही है, पदांत इक है, उसके परे असवर ह्रस्व नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा ऋणादेश हो जाएगा शुद्ध्युपास। वापी अश्व, यह भी समास पद है। वापी अश्व, वापी में ई क्या है? पदांत है। असवर्णी अच है अ, यहाँ पर इको सवर्ण शाकल्य से ह्रस्व से वापी के का जो ई है उसको ह्रस्व हो जाना चाहिए, लेकिन यह समाज का इसलिए यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा, सीधे इको यण से यणादेश हो जाएगा, वाप्यश्व हो जाएगा। अब अंतिम सूत्र है स्वर संधि का आपके, उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए ऋत्यकः, इसको अगर हम अलग अलग लिखे हैं तो क्या होगा? रीति अकः, रीति अकः। अब यह जो सूत्र है रीति सप्तम यंत्र है तो रीति पर में होगा, और अकः यह ठीक उसी सूत्र के बाद में आया है, इको सवर्ण शाकल्य से ह्रस्व, उसका सूत्र है 127 और इसकी सूत्र संज्ञा है 128। तो वह जो ह्रस्व का विधान था, ह्रस्व का विधान ही यहाँ पर प्रागवत वा मतलब कि क्या ह्रस्व विधान हो जाए। किसको? वहां पर किसको ह्रस्व विधान कर रहा था? वहां पर ह्रस्व विधान कर रहा था किसके लिए? इक को, और यहाँ पर अक को होगा, और वहां पर असवर्णी अच के परे कर रहा था, यहाँ पर रिकार के परे कर रहा है। इसकी कंडीशन देख लीजिए। देखिए पदांत अक पूर्व में हो, पर में ह्रस्वरी हो, ह्रस्वरी वर्ण हो,
तो इस अक को क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे, विकल्प से। अब देखिए, अब उदाहरण हम लेते हैं। वाह ब्रह्मा ऋषि, ऋषि। अब जो ब्रह्मा ऋषि है, ब्रह्मा दीर्घ आकार है। अब दीर्घ आकार होने, अच्छा यहां पर बताइए कौन सी गुण संधि। प्राप्त हो रही है, ब्रह्मर्षि हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसको बाध करके ऋत्यकः लगाएगा, क्योंकि ब्रह्मा यह पदांत है। ब्रह्मा यह क्या है, पदांत है। ऋषि ही ह्रस्वरी वर्ण पर में है, तो ब्रह्मा का जो आ है उसको ह्रस्व हो जाएगा, किस सूत्र से, ऋत्यकः से। आगे कहे ह्रस्वरी वर्ण पर में है, तो पदांत आ है, ये आ को ह्रस्व हो जाएगा, तो ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म। अब बताइए ब्रह्म ऋषि इस अवस्था में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, गुण संधि। गुण संधि हो सकता है, क्योंकि जब गुण संधि हम करते हैं तो आद गुणा कहते हैं। आत मतलब कि अवर्ण पूर्व में हो, तो चाहे छोटा अ हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ह्रस्व अ हो, चाहे दीर्घ अ हो, दोनों कंडीशन। इसको गुण ब्रह्मर्षि कर दीजिए। अच्छा, ब्रह्माधन ऋषि करेंगे तो क्या होगा, गुण करेंगे तो ब्रह्मार्षि हो जाए। ब्रह्मार्षि होगा। आ गुण में ह्रस्व अवर्ण आदेश होता है ना, हाँ तो भैया, वहाँ भी ब्रह्मार्षि करेंगे। जब ब्रह्माधन ऋषि करेंगे तब भर भी यहाँ ब्रह्मर्षि ही होगा। अब दोनों जगह ब्रह्मर्षि ही हो रहा है, तो बताइए यहाँ पर ह्रस्व करने का कोई लाभ मिल है? ह्रस्व करने का कोई लाभ नहीं दिख रहा है। इसलिए अगर ह्रस्व करने का कोई लाभ नहीं होगा, लास्ट में ब्रह्मर्षि ही बनाना है हमें, तो ऋत्तिका सूत्र क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसको बनाने का कोई लाभ ही नहीं होगा। इस कारण से जो ह्रस्व हो गया है, ब्रह्म को जो ह्रस्व है, अब इस ह्रस्व वृत्ति के सामर्थ्य से अब इसको गुण संधि यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर गुण संधि नहीं होगी, ब्रह्मर्षि ही, ब्रह्म ऋषि ही, ऐसा ही यहां पर। ठीक, तो ये हमारा पहला हो जाएगा और ये दूसरा रूप हो जाएगा। जब ह्रस्व नहीं करेंगे, ह्रस्व यहाँ पर विकल्प से हो रहा है, तो ब्रह्माधन ऋषि है, ब्रह्मर्षि कर देंगे, तो दो हो जाएंगे। ठीक है, अब एक इसका एक प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। तो वैसा क्यों, तो आधन दीक्षत, यह है रिच्छति रिच्छता रिच्छन्ति। जब हम लंग लकार में करेंगे तो वहां पर आठ का आगम होता है, और इच्छत ऐसा बनेगा पूरी प्रक्रिया करके, तो आ और री में गुण की प्राप्ति हुई, आ और री में गुण की प्राप्ति हो गई इको यण से, वहां पर भी यह सूत्र जाने लगेगा। ठीक है, वहां पर भी यह सूत्र जाने लगेगा, लेकिन ऋत्तिकः, क्योंकि अक पूर्व में है, री पर में है, तो यहाँ पर
आ को क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाए, और ह्रस्व हो जाएगा तो वहां पर संधि होगी ही नहीं, फिर अरिच्छत ऐसा बनने लगेगा जो कि अनिष्ट रूप होगा। तो वहां पर आ क्या है, पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रित्यकः सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, वहां पर आटस्थ से वृद्धि होकर के आर्छत रूप बनेगा। आज आपकी स्वर संधि पूरी हो गई। आज के पाठ में कोई प्रश्न है किसी का, अथवा स्वर संधि में कुछ समझ में नहीं आए हो तो भी पूछ सकते हैं आप लोग।